एंड वेलकम टू दी मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि आरबीआई, हम पर्टिकुलर केस ले रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन कौन से टूल्स हैं जो मनी को कंट्रोल करने के लिए या मॉनेटरी पॉलिसी को काम में लाने के लिए यूज करती है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर हम डिटेल में एक वीडियो पहले बना चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है इसको आप उस वीडियो से देख लीजिएगा। यहां हम सिर्फ उनके टूल्स की बात करेंगे। सिर्फ मैं आपको इतना बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सेंट्रल बैंक यानी हमारी जो आरबीआई है वो किसी तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है तो इन्फ्लेशन हो जाता है ना, तो आरबीआई को वो पैसा मार्केट से कम करना होता है, उसके लिए ये टूल यूज करती है। और जब डिफ्लेशन होता है, मार्केट में पैसा कम होता है, डिप्रेशन चल रहा होता है, तब मार्केट में पैसा इंजेक्ट करना होता है आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को। उस वक्त ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी को यूज करते हैं और मार्केट में पैसा बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? इन टूल्स के थ्रू। ठीक है, तो हम टूल्स की बात करते हैं जो आरबीआई यूज करता है टूल। उसमें पहला टूल है रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। जो वर्ड रेपो है, ये रेपो की मीनिंग है बेसिकली रीपर्चेज एग्रीमेंट। रेपो जो वर्ड है ये हम यूज कर रहे हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट की जगह पर। यानी मैं अभी कोई चीज बेचूंगा और एग्रीमेंट करे हुआ हूं कि कल मैं उसको वापस खरीद लूंगा। इसमें ये बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन्स या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आप कहिए, उसके लिए यूज किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं ओवरनाइट बेसिस पर। एक एजेंट है, एजेंट को के थ्रू आरबीआई जो है, ये बैंक जो है वो अपनी सिक्योरिटीज को बेच रहा है रात भर के लिए और सुबह वापस ले रहा है। इसके अंदर दोनों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। यानी जो एजेंट जो बेच रहा है सिक्योरिटीज को, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, एक एग्रीमेंट साइन कर रहा है कि हाँ, मैं ये अभी आपको बेच रहा हूं और आपसे पैसे ले रहा हूं इस रेट पर, और कल मैं आपसे ये खरीद लूंगा, वापस खरीद लूंगा उससे ज्यादा रेट पे। यानी प्राइस उसके थोड़े ज्यादा होंगे जब मैं कल वापस दूंगा, तभी तो इन्वेस्टर देगा ना। सेम रेट पर इन्वेस्टर क्यों दे देगा पैसे? ठीक है, दूसरी ये रेपो हुआ। यानी एक एजेंट या मैं बैठा हूं, मैंने अब किसी को दिए, सिक्योरिटी दी मैंने, उसको पैसा उससे ले लिया और मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि कल मैं वापस कर दूंगा आपको और सिक्योरिटी आप खरीद लीजिएगा और मैं पैसे दे के सिक्योरिटी वापस ले लूंगा। ये रेपो हो गया। रिवर्स रेपो होगा कि दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी वो करिए कि ठीक है, आज मैं आपसे ये खरीद रहा हूं, आज मैं आपसे ये खरीद रहा हूं इस रेट पे और कल इससे ज्यादा प्राइस पर मैं आपको बेच दूंगा। ये रिवर्स रेपो हो गया। ठीक है, तो एक पार्टी सेल कर रही है और एक खरीद रही है, तो जो सेल कर रही है वो बेसिकली रेपो में आती है और जो रिवर्स वापस कर रही है उसको दूसरी जो पार्टी है वो रिवर्स रेपो है। इसका जो रेट है वो रेट बेसिकली उस रात का जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसी पर से डिटरमिन होता है। यानी अब किस रेट पर हम उस जिन्हें हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो क्या रेट करें, जो भी इस बात का इंटरेस्ट रेट होगा उस इंटरेस्ट रेट पर हम उसको सेल और परचेज कर लेते हैं। आरबीआई किस तरह काम करेगी? इसको आरबीआई काम करती है बेसिकली जब उसको मार्केट में, मान लीजिए मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई इस रेपो रेट को बढ़ा देगी। अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो अब कोई भी बैंक अपनी सिक्योरिटी बेचकर पैसा लेना चाहेगा तो उसको हाई रेट मिलेगा, उसको जो फंड है वो बहुत महंगा पड़ेगा। यानी अगर रेपो रेट बढ़ गया, अगर रेपो रेट ज्यादा है तो फंड महंगा है मार्केट के अंदर। फंड अगर महंगा है तो लोग बैंक्स फंड नहीं लेंगे और फंड नहीं लेंगे तो आगे लोन नहीं दे पाएंगे, आगे लोन नहीं दे पाएंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई रुक जाएगी। यही आरबीआई को करना होता है। अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर डिप्रेशन है, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम है और आरबीआई को मार्केट में पैसा इंजेक्ट करना है तो इस रेपो रेट को घटा देती है। जब रेपो रेट घट जाएगा तो क्या होगा? लोन, जब फंड जो है बैंक्स के लिए वो सस्ते हो जाएंगे, बैंक पैसा उठाएंगे, अपनी सिक्योरिटी बेचेंगे और आरबीआई से पैसा लेंगे और आगे लोन दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आरबीआई अपने फंड को बढ़ाने या घटाने के लिए रेपो और रिवर्स रेपो रेट का यूज करती है। बैंक भी कभी कभी करते हैं कि सब हमारे पास कुछ फंड पड़ा हुआ है जो यूज नहीं हो रहा है, तो ठीक है, उठा के हम सिक्योरिटी खरीद लेते हैं कुछ टाइम के लिए, उठाकर आरबीआई को दे दिया और उससे पैसा ले लिया। ठीक है,
तो इससे आरबीआई अपने लिक्विडिटी को, यानी पैसे की जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करती है, लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। और मई 2020 में मई में इसका जो रेट था, आई थिंक वो 4% जो था वो रेपो रेट था, और 3.35% जो है वो रिवर्स रेपो रेट था। ठीक है, अगला जो टूल है इनका जो हमारा आरबीआई यूज करता है वो है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, इसको आप लोग सीआरआर के नाम से भी जानते होंगे। हम जनरली देखते हैं सीआरआर क्या रेट क्या चल रहा है आजकल। देखिए, हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, सवाल ये होता है कि बैंक लोन कहां से देती है, बैंक के पास लोन के लिए पैसा कहां से आता है। जाहिर है जो हम लोग जमा करते हैं वो उठाकर बैंक लोन दे देती है, लेकिन बैंक वो सारे पैसे का लोन नहीं दे सकती। मान लीजिए आपने 100 रुपीज जमा किए बैंक में, बैंक अगर 100 पूरे के पूरे उठा के दे देगी तो उसके पास कभी कोई थोड़ा बहुत निकालना है तो पैसा कहां है, सारा पैसा नहीं दे सकती वो, तो उसको कुछ पैसा कैश में रखना होता है। आरबीआई के पास रखे, अपने पास रखे वो, तो मान लीजिए वो इस रेट पर होता है कि किस रेट पर रखेगी। सपोज कर लीजिए सीआरआर जो है वो 10% चल रहा है, आपने 100 रुपए जमा किए तो 10% का मतलब इसमें से 10 रुपीज जो बैंक है वो कैश रिजर्व रेशियो रखेगा, कैश में रखेगा आरबीआई के साथ, और बाकी 90 का वो मार्केट में लोन दे देगा, बाकी 90 का वो लोन दे देगा। किस तरीके से ये सिस्टम चलता जाता है इसको हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, और इसके ऊपर एक डिटेल में पीछे वीडियो पड़ी है, चाहे तो देख लीजिएगा, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक काम करती है। अब बैंक कंट्रोल कैसे करती है मनी सप्लाई को। मान लीजिए मनी सप्लाई ज्यादा है मार्केट के अंदर और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, आरबीआई चाह रहा है कि मैं पैसा थोड़ा सा मार्केट में कम कर लूं, तो वो सीआरआर बढ़ा देगा। सीआरआर मान लीजिए अब यहां पर 90 था, 10% था, तो 90 आप कैश दे पा रहे थे, मान लीजिए सीआरआर बढ़कर 50 हो गया, तो अब इन्हीं 100 में से आपको 50 रखने होंगे। कितने बचे? 50। अब आप 50 का लोन दे पाएंगे, है ना, तो मार्केट में कैश कम जाएगा, और कम कर दिया, यानी वो तो अब डिपेंड करता है कि कितना कम करना है। तो इस तरीके से किसी तरह से मार्केट में लिक्विडिटी को कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है इसके सीआरआर के रेट को बढ़ाकर। अगर मार्केट में पैसा इंजेक्ट करना है, पैसा बढ़ाना है, इसका अपोजिट हो जाएगा। सपोज कर लीजिए 100 आपने जमा किया है और 2% सीआरआर है, तो आपके पास 98 बच गया लोन देने के लिए। अब आप लोन ज्यादा दे पाएंगे, जब आप मार्केट में लोन ज्यादा देंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सीआरआर को बढ़ा देगा जब मनी सप्लाई को घटाना होता है, सीआरआर को कम कर देता है जब मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसको OMO कहते हैं। ये क्या है? दिस बेसिकली रिफर्स टू दी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, और कोई भी जो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होगा, इन ऑर्डर टू रेगुलेट दी शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई। मार्केट के अंदर जब शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है और सेल करती है। इसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। कैसे करेगी इसको? जाहिर है यहां पर सिक्योरिटीज को, डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है, तो जाहिर है एक रेट होगा जो आरबीआई तय करती है। आरबीआई करती क्या है? सपोज कर लीजिए मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, अब उसे कम करना है, तो वो सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो लोग क्या करेंगे? लोग मार्केट से पैसा निकालेंगे और सिक्योरिटीज खरीदेंगे, क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, वहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिला। इस तरीके से आरबीआई मार्केट में से पैसे की सप्लाई को कम कर लेती है, जो मनी सप्लाई है कम कर लेती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, लोग सोचेंगे अरे बैंक में पैसा अच्छा मिल रहा है, तो बैंक उठाकर पैसा इन्वेस्ट कर देंगे बैंक में, सिक्योरिटीज खरीद लेंगे, उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, तो मार्केट से पैसा निकल आएगा। और जब मार्केट में पैसा बढ़ाना होता है, इंजेक्ट करना होता है, उस वक्त वो इन सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा कम कर देती है।
जब वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी तो लोग सोचेंगे कि अरे अब बैंक में रखने से पैसा क्या फायदा, सिक्योरिटीज को बेचो। वो लोग अपनी अपनी सिक्योरिटीज को बेच देते हैं, बैंक से वापस पैसा लेते हैं और मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। उससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, ये आरबीआई इस टूल को सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी में ही नहीं बल्कि और दूसरी जगहों पर भी यूज कर दी है, क्योंकि ये शॉर्ट रन के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। ठीक है, अगला है स्टेचरी लिक्विड रेशियो। स्टेचरी लिक्विड रेशियो, जिसको हम लोग एसएलआर कहते हैं। ये एसएलआर क्या है? ये बेसिकली एक परसेंटेज है जो कि बैंक के टोटल डिपॉजिट पर एक आरबीआई के साथ रखना होता है। जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, वो जो उनका टोटल डिपॉजिट है बैंक के अंदर, उसका एक परसेंटेज होता है जिस पर मैंडेटरी है कि वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को ही खरीदेंगे। मान लीजिए बैंक के पास पूरा 100 रुपीस है और ये हमारा जो एसएलआर है ये 20% है, तो हर बैंक अपने टोटल डिपॉजिट के 20% अमाउंट से का सिक्योरिटीज खरीदेगी, और वो सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी होती हैं। एसएलआर का रेट जो मई में चल रहा था वो आई थिंक जून में वो 18% के आसपास था, 18% के आसपास था, यानी जो टोटल अमाउंट आपके पास है उसका 18%। ये एसएलआर हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज टर्म्स में ही, क्योंकि इसमें यह नहीं कि इतना रखिए इतना रखिए, उसे कहा जाता है कि जो टोटल अमाउंट है उसका इतने परसेंट की आप सिक्योरिटीज खरीद लिए। अच्छा, आरबीआई ने इसको फिक्स भी किया हुआ है मैक्सिमम तक। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर उसको कम करना है मनी सप्लाई को तो इसको बढ़ाती चली जाएगी, ऐसा नहीं है। 40% मैक्सिमम कर दिया है, 40% से ऊपर एसएलआर नहीं जाता। आरबीआई किन किन फॉर्म्स में अपनी जो है वो असेट्स को रखती है? कैश की फॉर्म में रखती है, वैल्यू ऑफ गोल्ड की फॉर्म में रखती है। वैल्यू ऑफ गोल्ड की फॉर्म में इस बात को ध्यान रखिए, सिर्फ उसी दिन का रेट होगा जिस दिन वो वैल्यू किया जा रहा है, उस दिन जो गोल्ड के रेट होंगे उसी पर उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। एक तीसरी चीज होती है जिसको कहते हैं अनइनकम्बर्ड। मैं इसको लिख दूं, अनइनकम्बर्ड इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अनइनकम्बर्ड का बेसिकली मतलब होता है, आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है बहुत ज्यादा, इजीली आपको कहा जा रहा है कि आप ये सिक्योरिटी खरीद लीजिए, आपके पास जो अमाउंट है उसी में से एक पार्ट का। तो एक ये होता है इस फॉर्म में, अनइनकम्बर्ड इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में भी आरबीआई अपने पास असेट्स को रखती है। अच्छा, गवर्नमेंट की अप्रूव्ड सिक्योरिटी कौन कौन सी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दी सिक्योरिटीज दी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट ने दी हुई है, या आपका सेंट्रल बैंक या हमारा आरबीआई, सारी वो सिक्योरिटीज जो उसने अप्रूव की हुई हैं। जैसे डेट सिक्योरिटीज होती हैं, डेटेड सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और आप कह लीजिए ट्रेजरी बिल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, या कोई भी वो लोन या कोई भी वो सिक्योरिटीज जो हमारे सेंट्रल बैंक, हमारे आरबीआई ने अप्रूव किए हुए हों। ठीक है, पांचवा और आखिरी है बैंक रेट। और इस बैंक रेट को हम लोग डिस्काउंटेड रेट भी कहते हैं। ये कौन सा रेट होता है? दरअसल देखिए, बैंकों को भी तो फंड की जरूरत पड़ती है। अगर शॉर्टेज ऑफ फंड है बैंक के पास तो वो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई से फंड को उधार लेते हैं, बोरो करते हैं तो वो किसी रेट पर लेंगे, वो ये डिस्काउंटेड रेट कहलाता है, बैंक रेट कहलाता है, जिस रेट पर बैंक्स सेंट्रल बैंक से आरबीआई से पैसा लेते हैं। इसके अंदर ये दरअसल अलग अलग जगहों पे अलग अलग, हमारे यहाँ हम इसको बैंक रेट कहते हैं, हम लोग इसको डिस्काउंटेड रेट कहते हैं, और अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम होते हैं। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आरबीआई डिटरमिन करता है कि साहब इतने % बैंक रेट रहेगा। अब वो स्टैंडर्ड बन जाता है, और जो हमारे आरबीआई एक्ट 1934 है, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 का जो सेक्शन
49 है, उसमें यह बात आती है कि बैंक रेट आरबीआई डिसाइड करेगी, वो स्टैंडर्ड बैंक रेट होगा और उसी स्टैंडर्ड बैंक रेट के ऊपर जो डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज है वो तैयार किए जाएंगे, प्रिपेयर किए जाएंगे और मार्केट के अंदर उनकी सेल और परचेज की जाएगी। अब आरबीआई काम कैसे करता है? आरबीआई को मान लीजिए मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है और आरबीआई को मनी सप्लाई कम करना है, तो वो इस बैंक रेट को बढ़ा देगी। अगर बैंक रेट बढ़ गया, अब अगर कमर्शियल बैंक को बैंक से पैसा चाहिए तो उसको महंगा मिलेगा, और अगर वो महंगा मिलेगा तो जाहिर आगे लोन महंगा मिलेगा, तो लोग लोन नहीं लेंगे, वही लेंगे जिनको बहुत जरूरत है, मार्केट के अंदर पैसा जाना बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ जब मार्केट में पैसे को बढ़ाना होगा आरबीआई को, तो वो इस बैंक रेट डिस्काउंटेड रेट को बहुत कम कर देगी। जब कम कर देगी तो कमर्शियल बैंक को पैसा लेना आसान हो जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। देखिए बैंक हमेशा चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे, क्योंकि उसी से उसका सारा दारो मदार सिस्टम चलता है, उसका वहीं से इंटरेस्ट आता है, उससे उसका सिस्टम चलता है। तो अगर बैंक रेट कम कर दिया आरबीआई ने, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर इन्वेस्ट करना चाहती है, तो मनी सप्लाई तेजी से बढ़ जाती है। और जब रोकना होगा तो जाहिर है फिर बैंक रेट को बढ़ा दिया, और जब बैंक रेट बढ़ गया तो अपने आप जो पैसा मार्केट में जा रहा है वो कम हो जाता है। और प्रेजेंटली मैंने जैसे मई 2020 का डेटा देखा था, मुझे याद है इस वक्त जो मई 2020 के अंदर जो ये बैंक रेट चल रहा था वो तकरीबन 4.25% के आसपास है, अब भी मेरे ख्याल से उसी के आसपास रहा होगा। ठीक है, तो यही टूल्स हैं जिसके जरिए आरबीआई मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। जब बढ़ाना हो या घटाना हो, ये टूल यूज करके मार्केट के अंदर से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। और हमेशा कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है या उसका सेंट्रल बैंक है कोशिश करता है कि वो नॉर्मलाइजेशन पर कंट्री को चलाए। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।